वंस अगेन बेटा। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली आपके टू टॉपिक्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे आपके मल्टीपल एलील्स पे से भी। लेकिन इस टॉपिक का जो बेस है वो क्या है? जीन इंटरेक्शन। देखिए बेटा, इसको समझते हैं क्या होता है जीन इंटरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे। देखिए वेट, ओके, आप सबको पता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय जीन, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जीन क्या है, तो आपको पता है कि एक सिंपल वर्ड में अगर आप आंसर दोगे तो आप कहोगे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, या फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। मैं कहूंगी और एक्सप्लेन करिए, तो आप कहेंगे मैम जीन वो पार्ट है डीएनए का जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के क्या बनाता है, आपका एमआरएनए, और जिससे बनता है हमारा क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है ना। तो और वो प्रोटीन आपको मैंने बताए थे कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। वन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड सेकेंड इज अ फंक्शनल प्रोटीन बेटा। जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन नाम से ही क्लियर है कि कोई प्रोटीन अगर बॉडी में किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया। और फंक्शनल प्रोटीन होता है बेटा, इट वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। अगर वो एंजाइम्स की फॉर्म में काम कर रहा है तो वो फंक्शनल प्रोटीन होता है। तो दिस इज अबाउट जनरल अबाउट जीन्स। अब मैं आपसे पूछूं जीन्स लोकेटेड कहाँ होते हैं, तो आप कहोगे कि मैम दिस इज द पार्ट ऑफ डीएनए, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब एक सेल डिवाइड नहीं करती बेटा, तो उस केस में जो डीएनए है वो किस फॉर्म में होता है, आपका क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में होता है। ध्यान से समझना बच्चों, जब एक सेल आपकी क्या है, नॉन डिवाइडिंग है, लेकिन जब यही सेल क्या करती है, डिवाइड करती है मान लीजिए, तो उस टाइम पे ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए का, it gets converted into a rod shaped structures which are called chromosome। सिर्फ क्रोमेटिन फाइबर की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। ये किस में चेंज हो गया, आपका रोड शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्रोमोजोम, ठीक है। कई बार हम ना क्रोमोजोम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर कोई एक्चुअल आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है। ये स्टेजेस होती हैं कि जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उसमें आपको पता है इंटरफेज होता है, ठीक है। उसमें आपका G1 फेज है, S है, G2 फेज है, फिर उसके बाद प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। तो वो धीरे धीरे इसकी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो अपीयर होती है। तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यानी कि अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो जीन्स अगर नॉन डिवाइडिंग सेल है तो ऑब्वियसली वो डीएनए के ऊपर लोकेटेड है, लेकिन अगर डिवाइडिंग सेल है तो जीन्स किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। जैसे अब मैं आपका ये अगर इस तरीके से लूं कि सपोज, वेट, यहां देखिए, ये देखिए मान लीजिए दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द अनदर क्रोमोसोम। अब मैंने इसको क्रोमोसोम का है, ऑल्दो मैंने इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्रॉ नहीं किए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है दैट इज आवर कैपिटल ए, और यहीं पे सेम लोकस पे एक और जीन प्रेजेंट है दैट इज आवर स्मॉल ए। तो सबसे पहले क्रोमोसोम के ऊपर जो प्लेस है जहां पे जीन प्रेजेंट होती है वो उसका क्या कहलाता है, लोकेशन, और उसी से वर्ड क्या बना हमारा, लोकस। तो ये जो 2 मैंने आपको एलील्स दिखाई ये किस पे प्रेजेंट है, सेम लोकस पे प्रेजेंट है, ठीक है।
तो सेम लोकस पे जब दो जीन प्रेजेंट होती है, उनके बीच के इंटरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। एक्चुअल में बेटा जीन कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती, क्योंकि जीन क्या बनाती है, प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपका मान लीजिए कैपिटल ए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन बनाता है, कोई भी प्रोटीन बनाता है, लाइक इस तरीके की वो प्रोटीन बना रहा है, और आपका स्मॉल ए भी कोई ना कोई प्रोटीन बना रहा है, सपोज वो कुछ इस तरीके की प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों जीन को अगर साथ में रखते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए का, तो जो जीन या जो प्रोटीन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट एलील है। तो इस केस में बेटा क्या हो गया कि जीन ने रिप्रेजेंट या इंटरेक्ट नहीं किया, जीन के बनाए हुए प्रोटीन्स ने इंटरेक्ट किया, तो ये आपको विजिबल हुआ। और ये सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट किसका है बेटा, ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डोमिनेंस, है ना। डोमिनेंस में ऐसा होता है ना कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, जो एक्सप्रेस नहीं करता वो रिसेसिव होता है। तो इसी कहीं ना कहीं इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेते हुए कुछ और भी हम इसमें लॉज पढ़ेंगे जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते। ये तो मेंडल के लॉ को फॉलो करता है, दैट इज द डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन इसके अलावा भी आप इसमें पढ़ने जा रहे हो, जैसे को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दीज आर दी डेविएशंस फ्रॉम मेंडल लॉ, यानी कि जो मेंडल का लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहे, उससे डेविएट कर रहे हैं। जैसे कैसे देखें। और इस तरह के जीन के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंट्राजेनिक, क्योंकि ये मान लीजिए ये सेम जीन है, और आप कह सकते हो इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंट्राजेनिक सॉरी या इंटरजेनिक जो है ये हमारा क्या है, जीन इंटरेक्शन है बेटा। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपका, इसमें हम पढ़ेंगे आपका किसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, और साथ साथ हम इसमें और क्या उसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे, आपका मल्टीपल एलील्स का भी हम इसमें कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा जीन इंटरेक्शन। सिंपल सी बात है, जीन्स कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती, जीन्स के बनाए हुए प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं। कौन सा प्रोटीन डोमिनेंट है, यानी कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो दैट इज द सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने फॉलो किया था। बट अब जो लॉज हम पढ़ने वाले हैं, देज आर दी डेविएशंस फ्रॉम मेंडल लॉ, तो दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ मेंडल। तो ये बेटा मेंडल के लॉ को ये फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि द रेशियो विच इज गिवन बाय द मेंडल्स लॉ इज नॉट एग्जैक्टली सेम इन दिस केसेस, स्पेशली द फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो सेम नहीं होगी। चलिए आ जाते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डेफिनेशन पे भी आएंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे दो प्लांट्स लिए, ठीक है। एक प्लांट जिसमें रेड कलर का फ्लावर है और एक प्लांट जिसके अंदर व्हाइट कलर का फ्लावर है। दिस इज द सिंपली एग्जाम्पल इन फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। तो एग्जाम्पल आपने याद रखना है बेटा, किसका एग्जाम्पल है ये, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका, इसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस।
इतना जरूर ध्यान रखेंगे, बार बार मैंने आपको बताया है कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो जीनस नेम और स्पीसीज नेम सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए। चलिए बेटा देखते हैं। तो देखो बेटा, आपने देखा कि ये जो फ्लावर था या ये जो प्लांट था, इसमें दो तरह के फ्लावर्स थे, रेड और व्हाइट। जब हमने इनको आपस में क्रॉस कराया बेटा, किसको क्रॉस कराया? रेड को क्रॉस कराया किससे? व्हाइट से। तो हमें ना तो रेड फ्लावर मिला ना व्हाइट मिला, किसमें? F1 जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में हमें एक अलग इंटरमीडिएट कलर मिला, दैट इज अ पिंक कलर। तो इसने मेंडल के लॉ को तो फॉलो नहीं किया। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग तो F1 जनरेशन जो होती थी वो किसी ना किसी पेरेंट से मैच करती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फिनो। चलिए F1 जनरेशन आ गई, इसके बाद आप क्या करेंगे? F2 जनरेशन निकालेंगे। इस पिंक वाले को क्या करेंगे? सेल्फ फर्टिलाइज। सेल्फ फर्टिलाइज किया तो आपने क्या देखा? देखिए, जब सेल्फ फर्टिलाइज किया तो इस तरीके का आपने पुनेट स्क्वायर बनाया F2 जनरेशन में, और आपको क्या देखने को मिला? जो रेशियो मिली वो मिली रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर और व्हाइट फ्लावर की। यानी कि अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं? आपके फिनोटिपिक रेशियो की। तो फिनोटिपिक रेशियो मेरी क्या आ रही है? देखने में प्लांट्स कैसा है? एक फ्लावर आपका प्योर रेड कलर का है, दो आपके पिंक कलर के हैं और एक आपका प्योर व्हाइट कलर का है। यानी कि मेंडल ने कहा था कि फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 आती है, बट यहाँ पे आपकी फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? 1:2:1। और अगर मैं इसकी जीनोटिपिक निकालूं तो जीनोटिपिक इज ऑल्सो 1:2:, सेम, क्योंकि जीनोटाइप के अकॉर्डिंग भी रेशियो क्या आ रही है? 1:2:1। तो हेयर फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो आपकी क्या आ रही है बेटा? सेम आ रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? चलिए देखते हैं इसकी डिफाइन कैसे करेंगे। आप इसमें कहेंगे none of the two allele of a gene, एक ही जीन की दो एलील जो हैं उनमें से कोई भी जीन एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट ओवर ईच अदर, डोमिनेंट ओवर each other. So none of the two alleles of a gene is dominant over each other. So when present together, new phenotype is formed. क्या लिखोगे आप? So when present together, new phenotype is formed. इसलिए जब वो दोनों एलील साथ साथ होती हैं तो एक नया फिनोटाइप फॉर्म होता है बच्चे। क्या फिनोटाइप? आपने देखा, देखो ना, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया तो क्या आया? पिंक कलर का फ्लावर आया। तो नया फिनोटाइप आया ना। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, और F1 जनरेशन में आपको क्या मिला? कैपिटल आर स्मॉल आर विच इज पिंक इन कलर। ठीक है, और इसको आपने देखा कि ये जो इनहेरिटेंस हुई ये एक तरह से ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हुई, यानी कि रेड और व्हाइट को अगर मिक्स किया जाए तो पिंक कलर अपीयर होता है, जबकि मेंडल कभी भी ब्लेंडिंग काइंड ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते थे। तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो नोन एज मोजाइक। मोजाइक का मीनिंग होता है टाइल्स लाइक, और इंटरमीडिएट और ब्लेंडिंग काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो इसको कि इसका अदर नेम क्या है? मोजाइक, इंटरमीडिएट और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, that none of the two allele is dominant over each other. So when present together, new phenotype is formed. Here phenotype as well as genotypic ratio is same. तो जो आपने रेशियो लिखनी है वो क्या लिखनी है? 1:2:1. तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? अपने सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। दैट सेकंड कॉन्सेप्ट इज आवर कोडोमिनेंस।
ठीक है, चलिए बेटा इसको देखते हैं। ऑल्दो दिस इज अ डायग्राम नॉट बिलोंग्स टू एनसीईआरटी, बट समझने के लिए इजी रहेगा। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, को का मतलब होता है यहाँ पे बोथ, और डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंट है। जैसे आप देखिए यहाँ पे दो या एक ही एलील है, कौन सी, सी, उसके ऊपर कैप ब्लू कलर का है ना, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये व्हाइट कलर का है, तो डब्ल्यू लिख दिया हमने। और जब ये दोनों एक साथ आए तो ये दोनों ही शेड्स कहीं ना कहीं अपीयर हो रहे हैं, यानी कि इस केस में भी कोई एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा है, दोनों ही अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। So neither of the two allele are dominant over each other, but when present together express themselves. लेकिन जब वो साथ में होते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आएगा बेटा आपका ए बी ब्लड ग्रुप। चलिए पहले को डोमिनेंस की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, when both the alleles of a gene express themselves simultaneously in a heterozygote, simultaneously in a heterozygote, तो यहाँ पे दोनों जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब ये देख रहे हो ना आप, सी बी सी डब्ल्यू, ये कैसी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन विच इज हेट्रोजाइगस, बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या लिया है, एबीओ ब्लड ग्रुप। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं बेटा, दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, कौन से, मल्टीपल एलील्स का भी और कोडोमिनेंस का भी। देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, जो ये जो ब्लड ग्रुप है इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ये किसने डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, ठीक है। इसमें जो एबी ब्लड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, आपका कोडोमिनेंस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ योर मल्टीपल एलील्स। तो आप यहां पे भी लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, मल्टीपल एलील्स। देखिए चले मल्टीपल एलील्स को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है मल्टीपल एलील्स। आपको बेटा पता है कि लाइक अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास दो एलील है, और ये फैक्ट भी है, सभी के पास एक कैरेक्टर की कितनी एलील्स है, दो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब फॉलो होता है, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी कि एक पर्सन की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एक पॉपुलेशन की, किसकी बात करूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में अगर दो एलील से ज्यादा एलील प्रेजेंट है तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स, और वो दो से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल एक ही कैरेक्टर के लिए है, और वो कैरेक्टर क्या है आपका, ब्लड ग्रुप। देखिए बेटा यहां पे क्या कह रहे हैं, इफ more than 2 alleles are present governing the same character, जो किसको गवर्न कर रही है बेटा, सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के लिए वो एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन द एलील्स नंबर इज मोर देन 2 एलील।
गवर्निंग द सेम कैरेक्टर इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। और एग्जाम्पल क्या है इसका? ABO ब्लड ग्रुप। सो द एग्जाम्पल इज ABO ब्लड ग्रुप। कैसे देखो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन के अंदर क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? 2 क्रोमोसोम, दोनों की क्या है? सेम लोकेशन पे सेम चीज कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट है। तो अगर ब्लड ग्रुप की मैं बात कर रही हूं और इस पर्सन का ब्लड ग्रुप मान लो A ब्लड ग्रुप है, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या प्रेजेंट होगी? जीन कैपिटल A हो सकती है, या फिर कैपिटल A और O हो सकता है, क्योंकि O एक रिसेसिव जीन है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो सकती है अगर इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? A ब्लड ग्रुप है। तो इसके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? या तो IA हो सकते हैं, या फिर IAIO हो सकता है। देखो बेटा समझते हैं, वेट, इसको ऊपर लिखेंगे, समझिए। यहां पे जीन आपकी क्या है बेटा? हियर द जीन इज I। हम किस जीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। और जो एलील्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोर देन 2 एलील है, तो कौन कौन सी एलील है? A एलील है, ठीक है, B एलील है, और आपकी O ब्लड ग्रुप के लिए मान लो स्मॉल I एलील है, या फिर O एलील लिख लो, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ये एलील है, यानी कि जीन एक है और उसकी एलील कितनी है? 3 एलील्स है। दैट्स व्हाई दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? A हो सकता है ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप हो सकता है, AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, और O ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो जिसमें हमने देखा कि A और B ये दोनों जो है आपके क्या है? डोमिनेंट एलील है, मींस दे आर डोमिनेंट इन नेचर। और जो I है दैट इज रिसेसिव एलील, ये क्या है? रिसेसिव इन नेचर। और ये रीजन किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द एंटीजन प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। अब एंटीजन क्या है उस पर भी आएंगे, पहले हम ये देखते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप मैंने लिखा, अब मैं क्या लिखूंगी? इसके जीनोटाइप, और मैं क्या लिखूंगी इसका? मान लीजिए फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या होता है? द फिजिकल अपीयरेंस। ऑब्वियसली किसी का A ब्लड ग्रुप है तो उसका फिनोटाइप भी A है, B है तो उसका फिनोटाइप B है, AB है तो उसका फिनोटाइप AB है, और O ब्लड ग्रुप है तो उसका फिनोटाइप O है। दैट इज सेम। बट जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? देखिए पर्सन के अंदर 2 ही एलील होगी, 2 से ज्यादा एलील नहीं होगी। तो वो 2 एलील क्या हो सकती है? या तो दोनों हो सकते हैं A, या फिर उसमें से एक कैपिटल A और एक स्मॉल I, या I के ऊपर O लिख सकते हो आप, यानी कि दिस रिसेसिव कैरेक्टर कैन बी देयर। तो दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। तो फिनोटाइप यहाँ पे एक है, लेकिन जीनोटाइप कितने हैं यहाँ पे? 2। सेम इसका जीनोटाइप क्या होगा? IB, और यहाँ पे क्या होगा? IB स्मॉल I। इस तरीके से हो सकता है। अब ये देखिए ब्लड ग्रुप A और B ये दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका मतलब पर्सन के पास IA भी होगा और IB भी होगा, तो इसका जीनोटाइप सिर्फ ये होगा। इसके अलावा O का जो जीनोटाइप क्या होगा? वो या तो स्मॉल I, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो IO, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। टोटल कितने जीनोटाइप हो गए? 2 2 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिनोटाइप कितने हैं बेटा? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप्स होते हैं? AB ब्लड ग्रुप में 4 फिनोटाइप होते हैं। कौन कौन से? यू नो वेरी वेल, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट? तो जीनोटाइप यहाँ पे कितने होते हैं बेटा? देयर आर 6 जीनोटाइप फॉर दीज 4 ब्लड ग्रुप, और वो 6 जीनोटाइप में आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सारे आप
लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक चीज समझ में आई, मल्टीपल एलील्स, 2 से ज्यादा एलील इन अ पॉपुलेशन फॉर्म्स योर मल्टीपल एलील्स कॉन्सेप्ट। कोडोमिनेंस, if the both the alleles going to express themselves when they are present together, then they show the property of your codominance। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और जनरल चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टेबल देख लेते हैं बेटा हम। फिनोटाइप और जीनोटाइप की मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द बायोकेमिकल बेस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, बेसिस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, ओ नहीं, ABO ब्लड ग्रुप। अब यहाँ बायोकेमिकल बेसिस से क्या मतलब है, इस चीज को समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो आप लेटर्स देख रहे हो, ए है, बी है, AB है या O है, ये लेटर किससे डेराइव्ड है? These letters refers to glycoprotein substance। ये किसको रेफर हो रहे हैं बेटा? They refers to your glycoprotein substance and that glycoprotein substance is called antigen। वो ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस आपका क्या है? एंटीजन है। ठीक है, दैट प्रेजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ये एंटीजन जो है आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि उसके पास ए एंटीजन है। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास बी एंटीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपके एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं बात कर रही हूं किसकी? ए ब्लड ग्रुप की। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ए ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होता है वो होता है एन एसिटाइल अल्फा डी गैलेक्टोसामाइन। दिस इज द एंटीजन। ये किसका नाम बताया मैंने आपको? दिस इज द नेम ऑफ द एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज ऑफ ए ब्लड ग्रुप। जैसे मान लीजिए ये आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, और इसके ऊपर मान लीजिए ये हमारा क्या प्रेजेंट है? आपका ए एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे अगर मैं कहती हूं कि बी ब्लड ग्रुप है, तो बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है दैट इज अल्फा डी ग्लैक्टोज। यानी बी ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है वो क्या है? अल्फा डी ग्लैक्टोज। सपोज इसको हम ना कर्ली से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे इसकी जो आरबीसीज है तो इसके ऊपर जो ये अल्फा डी ग्लैक्टोज है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करती हूँ बेटा किसकी? ओ ब्लड ग्रुप की। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओ ब्लड ग्रुप, तो इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो एंटीजन एट ऑल। यानी कि जो इसकी आरबीसीज है इसके सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एक चीज और बेटा नोट करेंगे आप कि इफ देयर इज नो एंटीजन then there is no antibodies formed against it। formed against it। देखिए बेटा, कोई भी चीज जिसको हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर करता है, उसकी पहचान हमारी सेल्स किसके थ्रू लगाती है? उसके सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, जो शुगर पॉलीमर उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, उसके थ्रू। यानी कि वो उसका रिकॉग्निशन, कहते हैं ना, एक आईडी कार्ड लेके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। अब जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो उसका पासपोर्ट उसका क्या है? आईडी कार्ड है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसके सरफेस के ऊपर क्या लगा होता है? एंटीजन होता है। वो एंटीजन अगर हमारे एंटीजन से मैच नहीं करता तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हमें यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए बेटा, फटाफट मैं बता देती हूँ इसको। एक तरफ हमने क्या लिखे? ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ हमने लिखे उसके
एंटीजेंस, और तीसरी तरफ हमने लिखे व्हाट आर द एंटीबॉडीज दैट कैन बी फॉर्म्ड इन प्लाज्मा। तो देखिए अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन भी ए है लेकिन उसकी एंटीबॉडीज क्या होगी, बी। इसी तरीके से अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन बी है लेकिन उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, ए। और अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो उसके एंटीजन होंगे ए और बी, लेकिन जो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनेगी उसकी बॉडी में बनेगी वो क्या होगी, नो एंटीबॉडी। ठीक है। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे क्या है, नो एंटीजन, और जब एंटीजन ही नहीं है तो कोई भी आएगा तो ये उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। देखो इसको बड़े आसानी से समझते हैं हम। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फनी। सपोज ये एक कंट्री है ना, इस कंट्री के जो लोग है ना, उन लोगों के ना हेयर्स ना स्ट्रेट है। कैसे हेयर्स है, स्ट्रेट हेयर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसकी आरबीसीज के ऊपर कौन सा एंटीजन लगा होता है, ए एंटीजन। इसी तरीके से एक बी कंट्री है, वहां पे क्या है, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं वहां के उनके जो हेयर्स हैं वो कैसे हैं, कर्ली हेयर्स हैं, यानी कि उसके ऊपर जो एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन। और एक कंट्री ऐसी है जहां पे स्ट्रेट हेयर्स वाले भी रहते हैं और कर्ली हेयर्स भी रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे स्ट्रेट भी है और कर्ली भी है। इसी तरीके से एक कंट्री ऐसी है जहां पे सारे गंजे हैं, है ना, किसी के बाल ही नहीं है। अब एक बात बताओ, अब इस स्ट्रेट हेयर की कंट्री में अगर ये एंटर करेगा बी वाला, तो ए क्या करेगा, इसके कहेगा नहीं ये तो भाई बात है, इसके तो स्ट्रेट बाल है ही नहीं, तो वो इसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। तो हमने यही कहा कि ये बी के अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। इसी तरीके से बी वालों की कंट्री में अगर ए वाले एंटर करेंगे तो कहेंगे भाई हमारे तो सबके कर्ली है, इसके स्ट्रेट है, इसका मतलब ये फॉरेन पार्टिकल है, इसके अगेंस्ट क्या बनाओ, एंटीबॉडीज बनाओ। तो ये किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे, ए ब्लड ग्रुप के। मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लड ग्रुप, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये ए के लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब इस कंट्री में स्ट्रेट वाले भी हैं, कर्ली भी हैं, तो जब अगर इनको ब्लड दिया जाएगा किसी की बॉडी से तो ये किसी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, ना ए के अगेंस्ट बनाएंगे ना बी के, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रेट भी है, इसमें कर्ली भी है, वो कहेगा ये भी अपना बंदा है, ये भी अपना बंदा है। और अगर कोई गंजा भी चला आता है तो उसके पास तो बेचारे के पास एंटीजन है ही नहीं, तो ये इस कश्मकश में रहेंगे कि हो सकता है इसके बाल पता नहीं कैसे आए, कर्ली आएंगे या स्ट्रेट आएंगे। तो ये इसको भी अलाउ कर देगा, ओ को भी, है ना, ओ से भी ये ब्लड ले सकता है। तो ये ब्लड ले सकता है, किससे ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप बेटा आपका क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और जबकि ओ ब्लड ग्रुप क्या है, अब इसके पास ना स्ट्रेट वाले हैं ना कर्ली वाले हैं, तो ये ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनाएगा, उसको ब्लड देने नहीं देगा, बी के अगेंस्ट भी बनाएगा, ए बी के अगेंस्ट भी बनाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगा, ओ वाले को अलाउ करेगा। तो ये बेचारा दे तो सबको सकता है ब्लड, लेकिन ले सिर्फ एक से सकता है, इसलिए ये क्या है आपका यूनिवर्सल डोनर। तो अब फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने बच्चे मेरे यूनिवर्सल डोनर हैं, कितने रेसिपिएंट है, या उनका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड ग्रुप। किस तरीके से कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, इस तरीके से हम इसको बेटा लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।